नमस्कार। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिक काल की नई धारा के दूसरे उत्थान की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें बहुत से कलमकारों का योगदान रहा है। उनमें एक प्रमुख हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका यहाँ पर हम संक्षिप्त उल्लेख करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है। खड़ी बोली के पद्य विधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि का मेल भी कर देते थे। सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा साफ हो गई। उन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी अपना सुधार किया। यह तो हुई भाषा परिष्कार की बात। अब उन्होंने गद्य के अलावा पद्य रचना की जो प्रणाली स्तर की, उसके संबंध में भी कुछ विचार हमें कर लेना चाहिए। द्विवेदी जी कुछ दिनों तक मुंबई की ओर रहे थे, जहां मराठी के साहित्य से उनका परिचय हुआ। उसके साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद विन्यास भी प्रायः गद्य का सा ही रहता है। बंग भाषा की सी कोमलकांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की। पहले तो उन्होंने ब्रज भाषा का ही अवलंबन किया। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यह दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप नाम की उनकी कविताएं संस्कृत वृत्तों में पर ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी। कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, हौवे विषाद मन माही अतीब भारी। एक और उदाहरण देखिएगा। प्राकार जासु नभ मंडल में समाने, प्राकार जासु नभ मंडल में समाने, प्राचीर जासु लखी लोकप हो सकाने, जाकी समस्त सुनी संपत्ति की कहानी, नीचे नवाय सिर देवपुरी लजानी। इधर आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषानुवाद में किया था, जिसका प्रारंभिक अंश भारतेंदु की कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे संवत 1968 में पुस्तकाकार छपा। द्विवेदी जी ने आगे चलकर ब्रज भाषा एकदम छोड़ ही दी और खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने लगे। मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है उनके मन में वर्ड्सवर्थ का वह पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया कि गद्य और पद्य का पद विन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए। पर यह प्रसिद्ध बात है कि वर्ड्सवर्थ का यह सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ और वह आप अपनी उत्कृष्ट कविताओं में उसका पालन न कर सका था। द्विवेदी जी ने भी बराबर उक्त सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं की है। अपनी कविताओं के बीच बीच में सानुप्रास कोमल पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है। जैसे सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णा भरने कहा गई, अलौकिक कानंदिनी विधायिनी महा, कविंद्र काते कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूलमय वारिद वारी वृष्टि। पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यावहारिक भाषा का रहता था। द्विवेदी जी ने यद्यपि संस्कृत वृत्तों का व्यवहार अधिक किया है, पर हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं रची हैं जिनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कम है। ऐसा साफ सुथरा अनुवाद भी कई जगह देखने को आता है। द्विवेदी जी की रचनाओं
का एक नमूना यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद अगले व्याख्यान में बात करेंगे बाबू मैथिली शरण गुप्त की। तो उदाहरण इस तरह से है, आरोग्य युक्त बलयुक्त सुपुष्ट गात, आरोग्य युक्त बलयुक्त सुपुष्ट गात, ऐसा जहाँ युवक एक न दृष्टि आता, सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है। धन्यवाद।